अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं वो है गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को डिटेक्ट करने के लिए जबकि माइक्रो एम्पियर्स में करंट को मेजर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो वो एक्सपीरियंस करता है टॉर्क को, और वो एंगल जिसमें कॉइल डिफ्लेक्ट होता है ड्यू टू टॉर्क वो प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द कॉइल के। अब जैसा कि आप जानते हैं कि टॉर्क इक्वल है IBA cos अल्फा, जो पिछले टॉपिक में पढ़ा था। लेकिन वो ये था कि अगर जस्ट सिंगल लूप हो, अगर उसमें नंबर ऑफ लूप्स हों तो हम उसी टॉर्क को लिख सकते हैं NIBA cos अल्फा के, जबकि अल्फा एंगल है बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के। अब आप लेफ्ट फिगर को देख सकते हैं। अब इसमें बच्चे है ये कि जब हम राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए इसमें ड्रा करते हैं तो एक साइड पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अपवर्ड होगी और दूसरी साइड पर डाउनवर्ड। अब दोनों जो फोर्सेस हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्योंकि सेम नहीं है, इस वजह से जो करंट कैरिंग कॉइल है वो एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क को, जबकि जो दूसरी राइट साइड पर फिगर है उसमें ये है कि एक फोर्स एक्ट करेगी अपवर्ड और जो दूसरी फोर्स है वो एक्ट करेगी डाउनवर्ड, और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है तो ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें जो कॉस अल्फा है उसकी वैल्यू चेंज ना हो। अगर कॉस अल्फा की वैल्यू से कि कॉस अल्फा इक्वल टू 1 ही रहता है, ठीक है, कॉस अल्फा की वैल्यू इक्वल रहती है 1 के, तो बाकी फैक्टर्स अगर n है और b है और a है ये भी कौन, तो आप देख सकते हैं कि जो टॉर्क की वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल होगी करंट के, यानी कि जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कॉस अल्फा की वैल्यू 1 रखने के लिए जो ऑपरेटर्स है उसमें कुछ सेटिंग की जाती हैं इस तरह कि कॉस अल्फा की वैल्यू 1 ही रहे। अब वो क्या चेंजेस की जाती हैं वो हम नेक्स्ट देखेंगे। अब बच्चों हम गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन देखने लगे हैं। इसमें सबसे पहले आपको नज़र आ रही होगी फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप। ये जो कॉइल है उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड करने के लिए यूज़ होती है। अब ये जो बात लिखी हुई है यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या मीनिंग है इसको डिटेल के साथ नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया गया है। दूसरे नंबर पे आपको एक मिरर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जहाँ M लिखा है। ये बच्चों लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट हम करते हैं जो कि हमारे दूसरे जो इसी टॉपिक है गैल्वानोमीटर उसके दूसरे पार्ट का हिस्सा है जिसमें हम उसे डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ये स्क्रीन जो स्केल है उसकी कैलिब्रेशन के लिए एक मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है। आम तौर पर जब हम गैल्वानोमीटर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर नीडल लगी होती है ना कि मिरर। तीसरे नंबर पर बच्चों ये जहाँ पर D लिखा हुआ है ये एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है। अब ये कैसा होता है, ये एक सिमेट्रिकली पोजीशन होता है कॉइल के अंदर और ये क्या करता है, सॉफ्ट आयरन कोर होने की वजह से ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इम्प्रूव करता है और फील्ड को रेडियल बनाता है। रेडियल फील्ड मैंने जैसे कि बताया कि ये नेक्स्ट स्लाइड में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो बात याद रखने वाली है इसको थोड़ा सा ये मैं बताता चलूँ कि जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने बताया कि हम चाहते हैं कि जो कॉस अल्फा की वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए 1 के। अब कॉस अल्फा की वैल्यू 1 कब रह सकती है, जब अल्फा एंगल 0 हो।
अब अल्फा एंगल 0 कब रह सकता है? जब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पैरेलल हो टू द कॉइल। जो कॉइल की प्लेन बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड उसके हमेशा पैरेलल हो तो अल्फा जो है वो 0 के इक्वल होगा। अब उस चीज़ को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्लेस करते हैं उसे एक यू शेप मैग्नेट के अंदर, जिसके नॉर्थ और साउथ पोल कनकेव शेप्ड होते हैं। ठीक है, अब कनकेव शेप्ड होने की वजह से आप देखेंगे कि जो एंगल है कॉइल का और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो हमेशा ज़ीरो रहता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ थ्रू द कॉइल चेंज नहीं होती एंगल के चेंज होने की वजह से, कॉइल के रोटेट होने की वजह से। मतलब वो आप कह लें कि एंगल पर डिपेंडेंट ही नहीं रहती। तो रेडियल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो कि एंगल पर डिपेंडेंट नहीं है, वो डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। और डिस्टेंस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज होता है, और एंगल के चेंज होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर एक कॉपर का जो है वो कॉइल ऑफ मैनी टन्स जो है वो वाउंड किया जाता है, और ये जब हम करंट देते हैं तो ये क्योंकि फ्री टू मूव है, तो जब हम करंट देते हैं तो वो इन द मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है। नीचे बच्चों आपको एंड में जो है वो एक नज़र आ रहा होगा, एक स्प्रिंग। ठीक है, अब ये जो स्प्रिंग है ये किस काम आता है? जो स्केल है वो रोटेट हो जाएगी। अब जहाँ पर मिरर है वहाँ पर नीडल लगी होती है, तो अगर नीडल लगी हो और वो ज़ाहिर है किससे अटैच है, नीचे कॉइल के साथ। अब जब कॉइल में करंट गुजरेगा तो जाहिर है कि वो रोटेट हो जाएगा। जब रोटेट हो जाएगा तो जाहिर है वो नीडल अपनी जगह से हट जाएगी। तो हम उस चीज़ को वापस लाना चाहते हैं, उस चीज़ को यानी कि नीडल को अपनी वापस जगह यानी कि ज़ीरो स्केल पर लाने के लिए जब करंट ना हो तो ये स्प्रिंग जो है वो हमारे काम आता है। अब वो स्प्रिंग कैसे जो है वो उस नीडल को वापस ले आता है, और किस तरह जो टार्क करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ था उसके अगेंस्ट ये काउंटर टार्क प्रोड्यूस करता है, वो भी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल से एक्सप्लेन मैं करूँगा। फिर बच्चों जो और बात याद रखने वाली है कि ये जो आपको वायर नज़र आ रही है जो कि मिरर से होती हुई फिर कॉइल में जा रही है, फिर कॉइल से होती हुई बाहर निकल रही है और एंड में स्प्रिंग्स के साथ अटैच है, ये एक्चुअल में करंट लीड के तौर पे भी एक्ट कर रही है। होता ये है यहाँ से करंट एंटर होता है ऊपर से, ठीक है, और इसमें करंट यानी कि एंटर होता है, ये करंट लीड के तौर पे एक्ट करती है। और फिर ये होता हुआ हुआ फिर आगे जो है वो क्या आती है, ये कॉइल से होता है, फिर कॉइल से होता हुआ ये फिर नीचे जो है वो जाता है स्प्रिंग से, और फिर ये सर्किट से मतलब एक एंड से लीव कर जाता है, एक एंड से एंटर होता है और दूसरे एंड से लीव कर जाता है। तो मतलब ये जो वायर है ये एक्ट कर रही है एज अ करंट लीड के तौर पे भी। और बच्चों जैसा कि आपने पिछले जो स्लाइड है उसमें 2 दफ़ा लिखा दिखा कि फील्ड रेडियल होता है, ठीक है। अब फील्ड रेडियल होने का क्या मीनिंग आपको बताया था कि वो एंगल पर डिपेंडेंट नहीं रहता बल्कि डिस्टेंस पर डिपेंडेंट हो जाता है। एंगल पर डिपेंडेंट ना रहने का यही मतलब है कि फील्ड का जो एंगल है वो हमेशा सेम रहता है। अब यहाँ पर अगर आप देख सकें तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आपको ये कॉइल नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये कॉइल जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, ये कॉइल की ज़ाहिर है वायर, ये यहाँ पर उसकी वाइंडिंग वगैरह होती है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स। अब अगर आप फील्ड की लाइंस का एंगल देखें इसके साथ, ठीक है, तो फील्ड जो है ये देखें, ये फील्ड जो है वो उसके क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कनकेव शेप, जो मैग्नेटिक फील्ड कनकेव शेप्ड जो पोल्स हैं उनके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ क्या एंगल बनाएंगे, वो जाहिर है कि इसके क्या होगा, पैरेलल। अब यही आप देखें कि फ़र्ज़ करें कि यही कॉइल रोटेट होता हुआ यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, ये कॉइल रोटेट होता हुआ यहाँ पर आ जाता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, तो तब भी देखें, तब भी अगर आप देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस कॉइल के क्या हैं,
पैरेलल हैं, जो इसमें से वायर्स जो है इस कॉपर वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, ठीक है। और सॉफ्ट आयरन कोर जो है ये उसके ऊपर लिपटी हुई है, जो कॉपर वायर। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो एंगल है वो इस तरह बनता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और प्लेन ऑफ द कॉइल के दरमियान एंगल हमेशा जीरो रहता है। तो जब एंगल हमेशा जीरो रहता है तो cos अल्फा की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो जो टार्क हम कहते थे NIBA cos अल्फा, वो फील्ड रेडियल होने की वजह से सिंपली बन जाएगा NIBA। क्यों? क्योंकि cos अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। अब बच्चे अगर आप देखें कि अगर जो रियल गैल्वानोमीटर है उसे आप खोल के देखें तो वो शेप में ऐसा नज़र आएगा। इसमें आपको ये जो ब्लैक और सिल्वर कलर की नज़र आ रही है ये नीडल है, फिर ऊपर स्प्रिंग भी नज़र आ रहा होगा, कॉइल ऑफ वायर आपको नज़र आ रहा होगा, कनकेव शेप मैग्नेट भी नज़र आ रहा होगा, और जो कॉइल ऑफ वायर है वो जिस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो वो बाहर शेप में इस तरह दिखाई देता है एक्चुअल में। अब बच्चे हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर स्प्रिंग का क्या रोल है, जिसके बारे में हम कह रहे थे कि वो एक काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा उस टॉर्क की जो कि करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। अब अगर आपके पास कोई बॉक्स वगैरह रखा हो और आप उसे स्प्रिंग से अटैच ना करें तो आप क्या करेंगे कि अगर आप उसे एक जगह से उठाएंगे, ठीक है, से कि ये एक ब्लॉक है, इसे मैं यहाँ से उठा के यहाँ एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन क्या हो कि अगर मैं उसे किसी स्प्रिंग के साथ अटैच कर दूँ, जैसे कि आपको याद हो हम करते थे मैस अटैच विद अ स्प्रिंग के साथ, ठीक है, मैस अटैच विद अ स्प्रिंग। तो ये अगर स्प्रिंग के साथ अटैच है तो फिर अगर मैं इसे एक साइड पर मतलब फर्ज करें कि फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये इधर जाएगा और फिर स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से ये वापस जो है वो जो पहले पोजीशन है उसकी तरफ आएगा। तो इस सिचुएशन में हम कहते होते थे, शायद आपको याद हो, हम लिखते होते थे कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है एक्स के, ठीक है, फोर्स प्रोपोर्शनल है एक्स के। क्यों? क्योंकि ये जाहिर है लीनियर मोशन थी। अब आप यही जो है वो सिचुएशन यहाँ पर फर्ज करें कि ये नीडल है, इसमें टार्क प्रोड्यूस हुआ, जब करंट इसमें से पास हुआ तो टार्क प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से फर्ज करें नीडल जो है वो एक जगह से मूव करती हुई दूसरी जगह पे चली गई, ठीक है, एक जगह से मूव करती हुई वो दूसरी जगह पे चली गई। अब वो मूव कर गई तो अब कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये नीडल जो है वो क्या आ जाए, अपनी जगह जो पहले थी उस पर वापस आ जाए। अब उसको वापस लाने के लिए ये स्प्रिंग लगाया जाता है। फर्ज करते हैं मैं कोई लीनियर स्प्रिंग कंसीडर कर लेता हूँ, ये स्पाइरल आपको जो एक्चुअल में स्प्रिंग है वो जैसा बना हुआ है वैसा नज़र आएगा, लेकिन ये मैं फर्ज कर लेता हूँ एक सिंपल समझाने के लिए, जिस तरह मैस अटैच विद अ स्प्रिंग का है। अब वो पहले कहाँ था, इस जगह, इस पॉइंट पर, ये जो ब्लैक नीडल है, और फिर वो मूव करता हुआ इधर आ गया, ठीक है, जहाँ पर ब्राउन है। तो ये उसने क्या कितना एंगल बनाया, से कि उसने एंगल थीटा बनाया, ठीक है, अपनी जो पहली पोजीशन इनिशियल पोजीशन थी उसके साथ जो एंगल बनाया वो है थीटा। तो जाहिर है कि वो जब दूर मूव करेगा तो ये जो स्प्रिंग है उसे अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अब क्योंकि मोशन रोटेशनल है, इस वजह से हम कहेंगे कि अब एंगुलर मोशन में फोर्स का मतलब क्या है, एनालॉग, वो है टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट का थीटा। तो जिस तरह उसमें हम हुक्स लॉ यूज करते हुए कहते थे लीनियर मोशन में F प्रोपोर्शनल है x के, तो यहाँ पर क्योंकि एंगुलर मोशन प्रोड्यूस होगी, नीडल की एंगुलर मोशन प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो टार्क है वो प्रोपोर्शनल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के। अब प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में चेंज करते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा टा इज इक्वल टू सी थीटा।
ठीक है। और अगर आप देखें तो ये लीनियर मोशन में अगर आपको याद हो हम लिखते थे F इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है, और k किसके बराबर आता था F ओवर x। तो जो यहां पर c है ये एक कांस्टेंट है और इसे टॉर्शनल कपल भी कहते हैं, ठीक है। और ये किसके इक्वल आएगा, c इक्वल आएगा टा पर यूनिट थीटा, ठीक है, या इसे यूं डिफाइन करते हैं टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। अब जिस तरह हम F इज इक्वल टू के एक्स और K इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स में अंदाज़ा कर सकते हैं कि K की वैल्यू कब ज़्यादा होगी और कब कम होगी। अगर ज़्यादा फोर्स लगाने पे थोड़ी एक्सटेंशन हो x हो तो K की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर थोड़ी फोर्स लगाने पे ज़्यादा एक्सटेंशन हो तो K की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि C इज इक्वल टू टार्क पर यूनिट ट्विस्ट है। तो अगर जो है वो थोड़ा सा टार्क प्रोड्यूस होने पे ज़्यादा एंगल प्रोड्यूस होगा तो C की वैल्यू कम होगी, लेकिन अगर ज़्यादा टार्क लगाने पे थीटा की वैल्यू कम होगी तो C की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक, जो आपको शुरू में बेसिक प्रिंसिपल में ये जो दूसरी लाइन में हमने बात कही थी, द एंगल थ्रू विच द कॉइल इज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू अफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, या हम सिंपल अल्फाज में ये कह रहे थे कि जो I है वो प्रोपोर्शनल है थीटा के। अब ये बात हमने कैसे कही थी, वही बात अगली स्लाइड में ये जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं कि अब फील्ड रेडियल है तो अल्फा की वैल्यू 0 रिपोर्ट की, तो डिफ्लेक्टिंग कपल आ गया NIBA, वो कपल जो कि जो नीडल में ट्विस्ट प्रोड्यूस करता है कॉइल के रोटेट होने की वजह से नीडल को डिफ्लेक्ट करवाता है, तो वो आ गया NIBA। जबकि जो रिस्टोरिंग टॉर्क था जो कि स्प्रिंग जो अटैच था कॉइल के साथ उसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, वो क्या है C थीटा। अब हम दोनों क्योंकि इक्वल होंगे तो इस वजह से, और दोनों के इक्वल होने की वजह से जो एंगुलर मोशन होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो NIBA इज इक्वल टू C थीटा, I इज इक्वल टू C ओवर NBA थीटा। तो C डिवाइडेड बाय NBA ये क्या, तो हम लिख सकते हैं कि जो करंट है वो प्रोपोर्शनल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के। तो बच्चों आज जो हमारा इसका पहला पार्ट है गैल्वानोमीटर के वो ख़त्म होता है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।